वेलकम टू लर्नो साइंस। आज हम लोग परमाणु स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम ये जानेंगे कि एटम कैसा होता है, कैसे बना हुआ होता है, क्या इसकी संरचना होती है, ठीक है। और एटम कब और कौन कौन से साइंटिस्ट ने कब इसकी डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, नाभिक की खोज कब हुई, प्रोटॉन की खोज कब हुई, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एटम वर्ड, जिसका ग्रीक भाषा का एक शब्द एटॉम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काटा ना जा सके। 19वीं सदी के प्रारंभ में जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके यह निष्कर्ष निकाला कि एटम किसी भी चीज़ की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब कोई भी चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई होती है। ये एटम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसका भार यानी कि वेट अलग अलग होता है। 1897 1897 ईस्वी में जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक ग्लास ट्यूब लिया। इसमें उसने उसमें से सारी हवा खींच लिया और ट्यूब के एक सिरे पर फ्लूरेसेंट ट्यूब लगा दिया। अब उसने ट्यूब के अंदर इस प्रकार से दो मेटल ट्यूब लगाया। इस मेटल को कैथोड नाम दिया गया और इसे एनोड नाम दिया गया। इसके बाद उन्होंने इन दोनों मेटल प्लेट को बैटरी से जोड़ दिया। उन्होंने देखा कि फ्लूरेसेंट स्क्रीन चमकने लगी है। इसका मतलब कैथोड की प्लेट से कुछ पार्टिकल्स निकल कर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल निकल कर कैथोड की तरफ जाते हैं और इससे छेद से होते हुए फ्लूरेसेंट ट्यूब पर पड़ते हैं। इन पार्टिकल को कैथोड रे नाम दिया गया था, क्योंकि उस समय किसी को ये नहीं पता था कि वास्तविक में ये है क्या। उन्होंने दो और मेटल प्लेट लगाए और बैटरी से जोड़ दिया। उन्होंने देखा कि अब कैथोड रे नेगेटिव वाली प्लेट से दूर जा रही है, अर्थात कैथोड रे पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि समान चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। उन्होंने इस विस्थापन को मापा और पाया कि कैथोड रे रियल में पार्टिकल से मिलकर बना है, जो एटम से भी बहुत छोटे हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि एटम, जिसे सबसे छोटी इकाई माना जा रहा था, उसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अब थॉमसन ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज है, पर पूरे एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। इस आधार पर उन्होंने बताया कि एटम एक तरबूज की तरह है, जिसे पूरा तरबूज पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें तरबूज के बीज की तरह बिखरे हुए होते हैं। इसे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है या प्लम पडिंग मॉडल भी बोला जाता है। 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम का एक वैज्ञानिक अल्फा पार्टिकल नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया। इस पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसका वेट इलेक्ट्रॉन के वेट से 7200 गुना यानी कि 7200 गुना मल्टीपल ज़्यादा होता है, यानी कि 7200 मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के वेट का होता है। रदरफोर्ड ने बहुत तेज़ गति वाले एनर्जी पार्टिकल्स यानी कि बहुत तेज़ गति ऊर्जा पार्टिकल्स को एक पतली सी गोल्ड फॉइल्स के पास करवाया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे परत से पास से होकर गुजर गई और कुछ अपने रास्ते से विस्थापित हो गए। इससे रदरफोर्ड ने सोचा कि यदि पॉजिटिव चार्ज हर जगह है, जैसे थॉमसन ने बताया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा भी संभव नहीं था कि इलेक्ट्रॉन, जिसका भार अल्फा पार्टिकल के मुकाबले इतना कम है, तो इतनी तेजी गति से आते हुए अल्फा पार्टिकल को उसके रास्ते से विस्थापित कर देंगे। इन्हीं बातों को समझने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एटम के केंद्र में कुछ पॉजिटिव चार्ज की नाम की चीज़ है, जहां एटम का सारा भार केंद्रित है और बाकी सारा एटम लगभग खाली है, जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम के इस केंद्र को नाभिक या न्यूक्लियस नाम दिया गया। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हुआ ये कि जो अल्फा पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस से दूर होते हैं,
वो सीधे निकल जाते हैं। जो पास से गुजर रहे थे वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से रास्ते से दूर हट जाते थे। जो पार्टिकल न्यूक्लियस से सीधे टकरा रहे थे वो वापस पीछे की दिशा में आ गए। न्यूक्लियस को ध्यान में रखकर रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर की संरचना के बारे में बताया और बोला कि एटम के केंद्र में न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अर्थ तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसे रदरफोर्ड मॉडल कहा गया। बट इस मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी। उस समय इस बात की जानकारी हो गई थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट करता है तो वह अपनी कुछ ऊर्जा रेडिएशन के माध्यम से बाहर निकालता है। इस सिद्धांत के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक का चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तथा न्यूक्लियस से मिल जाएगी। अगर ऐसा होता रहा तो एटम के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़ जाएंगे और एटम ही नहीं रहेगा। धीरे धीरे एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1913 ईस्वी में इसी बात को ठीक प्रॉब्लम को सही करने के लिए नील बोर ने 1913 ईस्वी में उस मॉडल में कुछ परिवर्तन किए। यहाँ पर नील बोर ने एटम की संरचना को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता ली। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ विशेष ऑर्बिट में ही चक्कर लगा सकते हैं। ये ऑर्बिट न्यूक्लियस के कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही हो सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा कम नहीं होगी और वह न्यूक्लियस में जाकर नहीं गिरेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए इस ऑर्बिट के बीच में कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना एक फोटोन देकर या लेकर ही बाहर जा सकता है या अंदर एंट्री कर सकता है। एटम के इस मॉडल को बोहर मॉडल कहा जाता है। बोहर ने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमकर अपना एनर्जी एंड नहीं करेगा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा वह नहीं समझा पाए थे। इसके अलावा बोहर का यह मॉडल कुछ और अपने बातें को समझाने में असफल रह गया था, जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बोहर के हिसाब से किसी एटम में यदि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो एक विशेष ऊर्जा का यानी कि फोटोन निकलता है। जब इस एटम पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया और देखा गया कि पहले वाले फोटोन के अलावा दो और फोटोन निकले जिसकी ऊर्जा पहले वाले फोटोन के आसपास रह रही थी। इससे यह समझ आया कि बोहर द्वारा दिया गया ऑर्बिट में दो और ऑर्बिट थे जिसकी ऊर्जा लगभग समान थी। इसका मतलब कि बोहर के मॉडल में अभी भी कुछ कमियां थी। इस कमी को ठीक किया गया। बाद में कुछ साइंटिस्ट आए और इसको ठीक किए। 1918 ईस्वी में रदरफोर्ड द्वारा दिए गए न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल है जिसे प्रोटॉन नाम दिया गया। यानी कि 1918 ईस्वी में जब उसी मॉडल में देखा गया तो देखा कि सेंटर पे जो तो पार्टिकल्स थे उसमें से एक न्यूक्लियस नाम दिया गया तो दूसरा जो पार्ट है उसका नाम प्रोटॉन रखा गया। यानी कि इसके न्यूक्लियस पर दो चीज़ होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक प्रोटॉन। 1924 ईस्वी में वैज्ञानिक लुई डी ब्रॉय ने बताया कि हर पार्टिकल में एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह बिहेव करता है तो वह किसी एटम के ऑर्बिट में तभी रह सकता है जब उस ऑर्बिट की परिधि उस इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के पूर्णांक के मल्टीपल हो, यानी इंटीजर मल्टीपल के बराबर हो। यानी ऐसी अवस्था मान नहीं होगी। उसके बाद सोरिंजर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने यह सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है तो उनके लिए
एक वेव इक्वेशन होनी चाहिए जो उस वेव के व्यवहार को तीनों दिशाओं में समझने में मदद करे। तीनों दिशाओं की बात करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को बताएं। सन 1926 में उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। आज भी इसे क्वांटम मैकेनिक्स में इम्पोर्टेंट इक्वेशन माना जाता है। इस इक्वेशन में साई वेव फंक्शन को डिनोट करता है। इस इक्वेशन में वेव की गणना की जा सकती है, परंतु ये इक्वेशन ये नहीं बताता है कि ये असल में वेव है क्या। इसे समझाया मैक्स बॉर्न नाम के एक वैज्ञानिक। तो मैक्स बॉर्न ने उन्होंने ये बताया कि वेव फंक्शन साई का कोई महत्व नहीं है, बट साई स्क्वायर किसी इलेक्ट्रॉन के किसी स्थान पर होने की संभावना बताता है, यानी कि साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी को बताएगा। तो अब समझते हैं कि बोहर द्वारा दिया गया मॉडल में क्या परिवर्तन आया। पहले की बोहर ने जो ऑर्बिट की बात किए थे वो 2 डायमेंशनल थे, लेकिन श्रोडिंगर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन 2 डायमेंशन के नहीं हैं, वो 3 डायमेंशन में है, जो लगभग एक गोले के जैसा है दिखने वाला पार्टिकल। ये गोले के जैसा दिखने वाला पार्टिकल नहीं मान सकते हैं। हमें इसे एक वेव फंक्शन की तरह समझना होगा। साई स्क्वायर जो एक इलेक्ट्रॉन होने की संभावना बताता है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन इस गोले में कहीं भी हो सकता है। साई स्क्वायर से हम यह पता कर सकते हैं कि किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन होने की संभावना कितनी हो सकती है। जैसे यहाँ पर संभावना कम तथा यहाँ पर ज़्यादा हो, परंतु इस गोले की बात करें तो यह संभावना है कि इलेक्ट्रॉन इस गोले में ही है। इस गोले को ऑर्बिटल कहा जाता है, जिसे बोहर मॉडल में अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, उसी प्रकार ऑर्बिट के हिसाब से ऑर्बिटल होते हैं। इसे पहले की तरह एक ऑर्बिट को 1s ऑर्बिटल कहते हैं। दूसरे ऑर्बिट की जगह एक s के साथ एक 3p ऑर्बिटल भी होते हैं। तीसरे ऑर्बिट के जगह 1s, 3p और 5d ऑर्बिटल होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं और भी ऑर्बिटल ऐड होते जाते हैं। 1932 एक और खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने बताया कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन के साथ एक और पार्टिकल है जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके साथ साथ कुछ और खोज हुई जो एटम की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ समय बाद यानी कि 1925 में यह जॉर्ज उलेनबेक तथा सैमुअल गोल्डस्मिथ ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन की भी प्रॉपर्टी होती है, जिसे स्पिन की 2 वैल्यू हो सकती है, या तो ऊपर या फिर नीचे। ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाने के साथ साथ खुद भी अपनी धुरी पर घूम रहा हो, जैसे अर्थ घूमती है, परंतु इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आकार इतना छोटा है कि इसके आकार का अभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। उसी समय 1925 में ही पाउली ने बताया कि प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी तब जब दोनों की स्पिन अपोजिट में हो। 1927 में हेज़नबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसे हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी कि हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी का सिद्धांत कहा जाता है।
अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी समय पर यह पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है तो हम उस समय से ये नहीं बता सकते हैं कि उस पार्टिकल का मोमेंटम या संवेग कितना होगा। ऐसा है कि यदि हमें उस पार्टिकल का मोमेंटम पता हो तो हम उस पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिद्धांत बताता है। अब इन निष्कर्षों से हमें क्या पता चला, एटम की क्या संरचना है उसके बारे में जानते हैं। तो एटम कुल मिलाकर 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सेंटर पर न्यूट्रॉन पाया जाता है और उसके बाहर प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर कोई चार्ज नहीं होता है। एक हाइड्रोजन एटम ही फ्री स्टेट में ऐसा है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन तथा 0 न्यूट्रॉन पाया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी किसी एटम के अंदर होती है उतनी ही प्रोटॉन की भी संख्या होती है। एटम की अधिक जानकारी हमें क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम नेचर से पता चलता है। तो जिसे हमें पहले पता था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, धीरे धीरे एटम को डिवाइड करने लग गए और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूट गए। इस हिसाब से एटम की पूरी जानकारी मिल गई। अब हमें ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तो मिलकर बना हुआ होता है। तो कुछ समय के बाद अब ऐसा पता चल रहा है कि प्रोटॉन को भी ब्रेक करके 2 पार्टिकल्स नज़र आए हैं, जिसके बारे में आपको अधिक जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।